नमस्कार मित्रों, मैं यश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2011, 2012 में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। हम लोग 2013 में पूछे गए द्वितीय पाली के प्रश्नों को भी सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2013 में पूछे गए प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस प्रश्न को सोल्व करने में मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि पहले आप खुद से इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 3.3/5 गुना 3.3/5 प्लस 2 गुना 3.3/5 गुना 2/5 प्लस 2/5 गुना 2/5 बराबर व्हाट, और ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, आप नॉर्मल भी इस प्रश्न को बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान से इसमें देखें तो देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये भी ए का काम कर रहा है, ये 2 रहने दीजिए, फिर ये ए का काम कर रहा है, और एक तरीके से यह बी का काम कर रहा है, यह भी बी का काम कर रहा है, और यह भी बी का काम कर रहा है। इसका मतलब जब गुना करेंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताइए यह किस फार्मूला पर चला गया? ये चला गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। इसका मतलब हुआ ए का मान तो ये हो जाएगा, और इसमें से कोई बी का मान ये है, ये हो जाएगा। यानी 3.3/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए, इसको भी जोड़ने में ये है, ये 3 का 3 रहेगा, और 3/5 और 2/5 का अर्थ हो जाएगा कितना? 1 होगा, क्योंकि जब हमारा हर समान होता है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 1 बराबर 4, और इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16, और जिस ऑप्शन में 16 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 5 घंटे, घंटे मतलब यहां घंटा का बात कर रहा है, कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? यह एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। यह एलसीएम इसमें लिया जाता है क्योंकि आगे मिलने की प्रक्रिया एलसीएम में होती है, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले बड़े वाले को तोड़िए तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुना 3। उसके बाद 9 बनाना है, तो पहले से 3 है तो इसमें क्या करेंगे? एक और 3 से गुना कर देंगे। देखिए, इसमें 8 बनाने के लिए पहले से 4 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। देखिए, 6 इसमें आके शामिल हो गया, 7 नहीं है तो इसमें 7 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। अब कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहां लिख देंगे 36 और गुना हो जाएगा 7 दूना 14। कितना हो जाएगा? 14 75 14 छक 84, 84 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा, हमारे पास हासिल हो गया 8, और इसको इसमें गुना कर देंगे तो 14 तिया 42 और 8 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि 504 सेकेंड के बाद यह क्या होगा? फिर से एक साथ बजेगी, अर्थात जिस ऑप्शन में 504 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और हमारे पास दिया हुआ है कि 156.25 का वर्गमूल निकालना है, फिर 0.0081 का वर्गमूल निकालना है, और माइनस है 0.0361 का वर्गमूल निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहां पर दशमलव भूल जाइए, दशमलव बिल्कुल भूल ही जाइए, और इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? जब लास्ट में 5 होता है तो
डायरेक्ट हम लोग 5 का 5 लिखते हैं और इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने पर 21 में टूट रहा है तो 12 गुना 13 में टूट रहा है, तो जो छोटा मान होता है ना उसको डायरेक्ट रखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 12 का 12 और इसके बदले में 5 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहां पर 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, भूल जाइए दशमलव, तो यह कितना लिखा हुआ है 81। 81 का मतलब कितना हुआ, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9, तो 9 का तो 9 रहेगा। और देखिए 2 अंक और फिर 2 अंक, ऐसे करके कितना का पेयर बन रहा है, तो 2 बार, तो 2 अंक के बाद यहां पर हम लोग, यानी देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो अब जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और यहां माइनस करेंगे। फिर वही चीज यहां भी है, 1 पेयर 2 पेयर 2 अंक का बन रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यह 361 है, तो 361 कितना का, जब 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 19 होगा, कितना होगा 19 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। यहां पर भी आप पहले 0 लगा सकते, बस हो गया। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को कर लेना है, तो ये हो जाएगा 12, इसको जोड़ भी सकते हैं तो 12.5 और यहां पर 9 बन जाएगा, और माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे कितना 0.19, तो घटाइए तो बनेगा 0, इसमें से घटेगा तो 4 हो जाएगा, यहां दशमलव होगा और यह 12 का 12 हो जाएगा, यानी कि 12.4 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, यह टाइम एंड वर्क का प्रश्न दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ए बी का चर्चा किया है, ऊपर टाइम लिखेंगे, ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है, और बी कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है, और हमसे आगे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप चाहे तो कई तरीके हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो आप यहां पर रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता ज्ञात करने के लिए इस 60 में 20 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा 3 आएगा, और इससे इसमें जब भाग देंगे तो इसकी भी क्षमता हमको पता चल गई, यानी कि इफिशियंसी पता चल गई। दोनों मिलकर बोला है तो जोड़िए, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहां पर हम इसके सामने 5 रख देंगे। अब देखिए, इस 5 से चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, या यहां 60 तो 5 में हम कितना से गुना कर दे कि अभी 60 बन जाए, या इससे डायरेक्ट आप भाग दीजिएगा तो 12 25 60 कट रहा है, यानी कि 12 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे 12 दिनों में, और जिस ऑप्शन में 12 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ए बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, और बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ए और सी यहां भी है, अब बी और सी यहां भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग कि ए प्लस सी का कमाई कितना है 94 रुपया है, फिर बी प्लस सी का कमाई कितना है 76 रुपया है, और हमको एक चीज और दिया हुआ है इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी की कमाई हमको दिया हुआ है 150 रुपया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से प्लस प्राप्त हो जाएगा सी, क्योंकि सी 2 बार है, और इन दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना प्राप्त हो जाएगा 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो एबीसी का मान हमारे पास दिया हुआ है यहां पर, तो 150 रुपया यहां रख देंगे और इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बराबर 170 माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया। और जिस ऑप्शन में यानी कि सी की कमाई प्रतिदिन का कितना है 20 रुपया है, और जिस ऑप्शन में 20 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। गौर कीजिएगा, इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक तो कहा कि पहले ठोस गोला, ये क्या है हमारा गोला, और एक बोला लंब वृत्ताकार शंकु हो गया। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहां से ये भी इसकी त्रिज्या हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि बराबर और गलाया जाता है और उसी के आधार पर दोनों को बनाया जाता है। तो इसमें होगा क्या कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, बराबर होगा किसके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज इसमें देखने वाली हम लोगों के लिए है कि ये जो मान है ना दोनों बराबर है। तो देखिए इसमें से दो आर से इसमें 2 आर कटेगा तो 1 आर बच जाएगा, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बच रहा है 4r बराबर 1h बच रहा है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, तो अब अगर इसका अनुपात अब जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो r का मान 1 हो जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले ऊंचाई दिया गया यानी h अनुपात r हमसे पूछा जा रहा है, तो h का मान 4 होगा और r का मान 1 होगा। और जिस ऑप्शन में 4:1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी बी समकोणीय है और यदि उसकी एबी तथा बीसी भुजाएं क्रमशः 15 cm तथा 20 cm है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखते हैं हम लोग, एक त्रिभुज है हमारे पास जिसमें कोण बी है जो वह समकोण है। उसके बाद क्या बोला है, ए बी तथा बी सी, यानी कि ए बी, तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 15 cm और उसके बाद में बी सी के बारे में बताया गया है, बी सी है 20 cm, तो यहां सी कह देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 20 cm। अब हमसे पूछा गया उसकी परित्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब समकोण त्रिभुज होता है ना तो कर्ण का जो आधा होता है वही हमारा परित्रिज्या कहलाता है। यानी कि परित्रिज्या का जो निर्माण होगा वो इस प्रकार से बनेगा, तीनों कोनों को वो टच करती है, ऐसे बनेगा, यानी अच्छा से गोला बनेगा। तो इसका आधा होता है, यानी हम यहां लिख दे रहे हैं कि परित्रिज्या बराबर हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण का आधा होता है। अब हमको करना क्या है कि कर्ण का मान ज्ञात करेंगे और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉमन कितना है सबों में, तो 5 कॉमन है। इसका मतलब यहां यह 3 और यहां 4 है, तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट कितना का बनता है, 3, 4 और कर्ण 5 होगा। यानी कि इसको 5 से हम गुना कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 25, यानी कि इसका कर्ण जो है कितना है 25 cm है। और हमसे परित्रिज्या पूछा गया है, तो फिर से एक बार हम लिख देते हैं कि परित्रिज्या, या आप चाहे तो इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते थे कि AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फिर आप कोई भी प्रक्रिया कीजिएगा ना तो आप वहीं पे पहुंचिएगा, यानी कि AC जो है आपका इसका मान आएगा 25 cm ही आएगा। तो परित्रिज्या, अब परित्रिज्या मतलब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है तो कर्ण का आधा यानी AC का आधा, तो 25/2 हो जाएगा बराबर 12.5 cm। क्वेश्चन बहुत आसान है, बात यह है कि पहले समझना जरूरी होता है। तो 12.5 cm जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 750 रुपया अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपया में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 750 रुपया अंकित मूल्य है, उसको बेचा जा रहा है 570 रुपया में, तो यहां पर कितने रुपये का अंतर आ रहा है। देखिए 0 से 0 गया तो 0 आ जाएगा, यह 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये बच गया हमारे पास 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 180 रुपया का अंतर आ रहा है। तो छूट की दर पूछ रहा है, यानी कि छूट प्रतिशत, डिस्काउंट का प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या होता है, रुपया में दिया गया छूट यानी 180 रुपया का छूट और बटा अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य कितना है इसका 750 रुपया और गुना हो जाएगा 100%। बस 100 पर इसको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे काटेंगे। 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 50 से 15 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। उसके बाद में इसको काटिए तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी कि 12 बार में कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि 24% का छूट दिया जा रहा है। और जिस ऑप्शन में 24% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप खुद से बनाइए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन से मिलान कीजिए, उसके बाद हम लोग ये कीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया है या आती है तो इसकी मूल लागत रुपया में कितनी थी। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 20% छूट दे दिया गया तो बचा कितना 80%, और 80% का मान हमारे पास आ रहा है 64 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है मूल लागत मैंने ओरिजिनल इसका दाम कितना है, तो 100% पर लेके जाएंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 64/80 गुना 100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहां से कटेगा 8 8 64 हो गया, यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 80 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत आसान था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद पढ़िए और पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसके लिए एक संबंध होता है, आप चाहो तो लिख सकते हैं MP गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। यहां आप लगा सकते हैं, चाहे दोनों ओर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, मान लिए कि जो वस्तु है उसका दाम हमारे पास 100 रुपया है, तो MP हमको नहीं पता है, तो MP गुना देखिए 100 में से कितना परसेंट का छूट देता है 10%, तो कितना बचेगा 90 इक्वल टू CP के जगह पर 100 रख देंगे, 100 हम मान लिए हैं, और ये कितना हो रहा है उसको लाभ 17% का लाभ हो रहा है, यानी हो जाएगा 117। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 9 से कटेगा, तो 9 1 कम 9, अब बच गया यहां पर 2 27, कितना हो जाएगा 13, यानी कि 3 बार में कट रहा है, 9 3 का 27, यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 130 रुपया है, और CP जो है उसका आप बताइए कितना है 100 रुपया है। तो अभी भी उसको लाभ कितना हो रहा है, अगर इस मूल्य पर बेच देता है छूट, यानी कि नहीं देता है 10% का, यानी 10% का छूट देने का मतलब हुआ कि वह 13 रुपया छूट दे रहा है, 117 रुपया में बेच रहा है, तो उसको 17% का लाभ हो रहा है। तो अब कह रहा है कि नहीं, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी 130 रुपया में ही बेच दे, तो वो खरीदा कितना में है 100 रुपया में, अब बेच रहा है 130 रुपया में, तो उसको लाभ कितना होगा
₹30 का, यानी कि 30/100 गुना 100%। तो क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 30, यानी कि 30% अगर वह अपने मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो उसको 30% का लाभ होगा। और जिस ऑप्शन में 30% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलाकर कितने हैं। तो कई तरीके हैं इसको बनाने के लिए, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला है, यानी 8 पुरुष है, तो 8 गुना क्या करेंगे, 125 कर देंगे। तो इससे टोटल पुरुषों की संख्या पता चल गया और टोटल महिला की संख्या कितना है, 125। यानी कि एक महिला तो 8 पुरुष और दोनों मिलाकर 9 हो जाता है। तो कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा, 800 और 200, 10 और 1100 कितना हो जाएगा, 25। और जिस ऑप्शन में 1125 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है, तो हम चाहेंगे तो 125 गुना डायरेक्ट 9 से गुना कर देंगे, तब भी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए 9 × 5 = 45 का 5 हो जाएगा, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 9 और 2 11 हो जाएगा, तब भी हम वहां पर पहुंच जाएंगे। अपने सोचने की ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से सोचकर सही आंसर लाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो प्रश्न दिख रहा है यह रेशियो का सबसे बेसिक प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यानी कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर। कई तरीके हैं इसको भी बनाने का, अब ध्यान से देखिएगा। जो बट्टा में यहां है ना, ये डायरेक्ट b का मान हुआ तो b का मान यहां रख देंगे, और ये b के साथ जो गुना में है वो a का मान हुआ तो यहां पर इसका मान रख देंगे। फिर यहां देखिए b का मान जो है वो 4 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग 4 रख देंगे, और यहां आप लगा सकते हैं रेशियो का चिन्ह। और देखिए जो बट्टा में है ना वो डायरेक्ट ये c का मान हो गया, तो इसको आप यहां पर रख दीजिए। और होता क्या है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि देखिए यह हुआ a का मान, यह हुआ b का मान, और यह हुआ c का मान। और a b c हमसे पूछा गया है, तो जिसमें इस प्रकार से सजाया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 8:12:15 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को आप पहले खुद बनाइए, उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए आंसर से मिलान कीजिए। चलिए क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद में 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 9 हमारा नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद में 19 होगा, 20, 21, 22 नहीं होगा, उसके बाद हम लोगों का 23 होगा, उसके बाद में 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, उसके बाद 31 होगा। लेकिन पहले गिनती करते हैं कि 10 पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 10 हमारा कंप्लीट हुआ। तो करना क्या है कि सबको जोड़ेंगे और 10 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब आप सबको जोड़िएगा तो आइए यहां से जोड़ के देखते हैं।
10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 20 40 और 1 41, 41 और 10 51 और 7 58, 58 और यहां से 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 58 और 2 60, 60, 60 और देखिए 1 इसको देंगे तो ये 20 बन जाएगा, यानी 129 बन रहा है। यानी कि 129 भाग 10 दीजिएगा तो कितना आएगा 12.9 आएगा, और जिस ऑप्शन में 12.9 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यह एवरेज का भी प्रश्न इसको कह सकते हैं, उसी से प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की आयु कितनी है? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहले परिवार में 8 सदस्य थे और एक बच्चे के जन्म लेने के बाद 9 सदस्य हो गए, तो कितना हो जाएगा 9 गुना, और वर्तमान में इन 9 का जो औसत आयु है वह कितना है 18 वर्ष है, तो गुना हो जाएगा 18। तो 18 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। अब ध्यान से देखिएगा, अब चीजों को फिर समझेंगे। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व तो वर्तमान में बदलने के लिए 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और पहले से 8 जो सदस्य थे तो 8 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 20 बराबर 160। यानी कि देखिए पूरे परिवार का जो उम्र है ना 8 लोगों का, वो आज के वर्तमान में 160 वर्ष के हैं, यानी कि जोड़ने पर, और 9 सदस्य का भी अब बच्चा के जन्म लेने के बाद 18 है और 9 सदस्य बन गए हैं, तो यह हो कितना रहा है 162 वर्ष वर्तमान में। तो इसमें एक बच्चा ही ना आगे बढ़ रहा है, यानी 1, तो बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो वह 2 वर्ष। बच्चे की आयु या उम्र, बच्चे की आयु बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 2 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यह भी एवरेज में ही ऐसा प्रश्न आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूल अंक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि नया क्या होगा। नया औसत, तो नया औसत बराबर होगा, पहले टोटल का योग निकालिए, तो हम जानते हैं योग बराबर औसत गुने संख्या होता है, तो औसत हमारे पास 11 है और 9 गो पूर्णांक है, यानी कि 9 संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि 23 को 32 लिखा गया है, यानी 32 जो है वो सही नहीं है, तो उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस करेंगे, और सही कितना लिख रहा था 23, तो इसको प्लस करेंगे। इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जोड़ घटाव करने के बाद फिर हमारे पास पूर्णांकों की संख्या वही है, तो इसमें क्या करेंगे फिर हम 9 से भाग दे देंगे। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस देखिए 11 गुना 9 रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों में अगर हम एक चीज देखते हैं तो नेगेटिव, यानी कि माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर 7 और 2 9 का, तो -9 हो जाएगा, और भाग फिर यहाँ 9 होगा। तो ध्यान से देखिए 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 ही आएगा, 9 से 9 ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 1 का 1 रह गया, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 11 में से 1 गया तो 10 आ गया। या आप गुना भाग करके भी फिर भाग दीजिएगा ना, तो ये रिजल्ट हमारा उतना ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में नया औसत 10 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक व्यक्ति को
160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 20% की उसको हानि हुई तो बचा कितना? 80%। यानी 80% बराबर, देखिए रुपया हमेशा ऊपर और ये जो वस्तु की संख्या होता है हमेशा नीचा। यानी 160 रुपया में जब वह 90 पेन को बेचता है तो उसको 80% ही प्राप्त होता है, यानी कि 20% की हानि होती है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 96 रुपया में वह कितना बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, यानी 120% बराबर क्या रिजल्ट होगा? तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 160 बट्टा 90 और ये भी इधर गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा और 120 से इधर गुना होगा। 120 बट्टा हो जाएगा 80 और आप चाहें तो सेम चीज से गुना और सेम चीज से भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में 96 रुपया रोक लीजिए। दोनों में 96 कोई दिक्कत नहीं है, या आपको यहां पर भी 96 बनाना होता तभी आ जाता। देखिए चाहे 12 व 8 96 यहां से भी आ जाता, नहीं कि इसका जरूरत नहीं भी है, या ये भी एक टेक्निक है कि इसको रोक लेंगे बाकी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 यहां से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको काटना है तो इसको काटेंगे, 12 है और 8 यहां लेके आना है तो इसका मतलब 2 से ही काटेंगे तो यहां बन जाएगा हमारे पास 8 और यहां बन जाएगा 8 दूना 16 और यहां बन जाएगा 4 दूना 8 4। यानी ध्यान से देखिए, ऊपर हमेशा रुपया होता है तो 12 8 96, हमको 96 ही लाना था, 96 रुपया हो गया और नीचे जो आ रहा है वो वस्तु हो रहा है 9 चौका 36, यानी 96 रुपया में वह 36 बॉल पेन क्या करेगा? बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा? 20% का लाभ होगा, यानी कि 36 जिसमें जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 96 रुपया में वह 36 बॉल पेन बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यह प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपया में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कुल खर्च हम लोग देख लेते हैं, यानी कि खरीदने में भी तो उसको खर्च हुआ, कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा? या कुल लागत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल लागत भी 225 अब प्लस 15 रुपया और खर्च किया तो कितना हो जाएगा? 240 रुपया उसने टोटल खर्च किया। और उसको बेचा कितना में? बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस बेचा है उसने 300 रुपया में। तो आप बताइए 240 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 300 में बेचे तो लाभ कितना हुआ? 60 रुपया का लाभ हुआ। तो 60 रुपया देखिए, तो प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो खर्च हो रहा है। तो 240 रुपया उसने टोटल लागत लगाई थी और गुना हो जाएगा 100%। देखिए 6 चौका 4 बार में कट रहा है और इस 4 से यह कितना बार में कट रहा है? 25 बार में कट रहा है, यानी कि 25% का उसको लाभ हुआ है। और जिस ऑप्शन में 25% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष का उसका वेतन कितना था? यानी ध्यान से देखिएगा, 5% वृद्धि यानी पिछले साल 100% था तो उसमें 5% का वृद्धि कर दिया गया तो कितना हो जाएगा? 105% का मान आ गया 1806 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है पिछले साल यानी 100% जब था तो कितना था? 1806 बट्टा 105 गुना 100 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा और यहां कटेगा तो 21 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 21 8 168 हो जाएगा। 21 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8 और 8 दूना 16 168।
तो 168 हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास 12। तो पहले लिखिए यहां पर पूरा 8, और उसके बाद जो 12 बच रहा है उस पर 6 आएगा तो हो जाएगा 126, यानी 6 से गुना करेंगे 21 में तो 6 बार में 126 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6 और यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह फाइनली कट गया। अब यहां पर कट गया तो हमारे पास बचा कितना, 86 गुना 20, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मान आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, 8 दूना 16 और 1 17, यानी उसका पिछले साल जो वेतन था वह 1720 रुपया था, और जिस ऑप्शन में 1720 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर रहता है। कहता है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो तरीका हम लोग अपनाएंगे। पहला तरीका वेन डायग्राम, ध्यान से देखिएगा, ये वेन डायग्राम हुआ, और जब भी वेन डायग्राम से बनाते हैं ना तो दोनों को पहले भरते हैं। जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए तो दोनों के लिए यहां पर हम लोग भर देंगे 75%। उसके बाद दिया गया है अंग्रेजी, इसको ई लिख देते हैं, अंग्रेजी हो जाएगा, इसको एम से मैथ्स लिख देते हैं। और कह रहा है कि 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तो 75% यहां है, तो यहां कितना बचा 5%। और उसके बाद में क्या बोला गया है कि 85% गणित में, तो 75 यहां है, तो यहां कितना बचा 10%, यानी टोटल मिला के 85 होना चाहिए। इधर भी टोटल मिला के कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, और दोनों में कॉमन जो है वो कितना है हमारे पास। और ये जो किसका है, ये सब पास वाले का है, टोटल ये सब पास कर गए हैं। तो इस सबको जोड़िए, जोड़ेंगे 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 80 या 10 90, तो 90% बच्चे जो हैं वो पास कर गए। और दुनिया का हर चीज 100% होता है, तो फेल कितना हो गए, तो 10% बच्चे जो है वो फेल कर गए हैं। और इसी 10% का मान हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो 10% बराबर 45, यानी फेल होने वालों के बराबर। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा 100% निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 450, और जिस ऑप्शन में 450 दिया गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीका की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका होता है कि कुल पास, यही चीज होता है, इसी से ये चीज निकल के आया है। कुल पास बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों विषयों में पास। अब ध्यान से देखिएगा, कुल पास मतलब हमेशा हमारा 100% ही होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, टोटल पास कितना कर रहा है 80, यहां एक यानी कि केवल पास होता है ये 80 प्लस कितना 85 और माइनस कितना हो जाएगा 75%। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से टोटल पास कितना कर रहा है, देखिए इसमें से 75 कर रहा है, 10 बचेगा, यानी 90% टोटल हमारा पास कर गया। तो फिर वही चीज हुआ, तो 90% पास कर गया, तो फेल कितना हुआ, फेल हो गया हमारा 10%। और इसी 10% का मान हमारे पास फिर से दिया गया है, 10% बराबर 45, तो 100% बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 450। यानी कुल लड़कों की संख्या जो है वो 450 है, और जिस ऑप्शन में 450 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक भी पता होगा तो ये बन जाएगा। कहता है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदला गया है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 30.6 गुना मीटर प्रति किलोमीटर को, यानी हम लिख देते हैं यहां पर, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 5/18 से गुना करते हैं,
और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ये चीज हमारी समझ होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/18 और ये बदल गया मीटर प्रति सेकेंड में। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हमारे सामने होगा। 18 एक कम 18, अब ध्यान से देखिएगा, तो बचा कितना यहां पर 12 मतलब 126 और 18 सत्ते 126, यहां पे आ जाएगा हमारा दशमलव। 17 पचे 85 यानी 8.5 मीटर प्रति सेकेंड जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है ना, यह स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप इसको ले सकते हैं या मुख्य रूप से इसको आप ट्रेन चैप्टर जो एक पढ़ते हैं हम लोग उसमें भी ले सकते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है और इसी पर हम लोग सभी मान को रख देंगे और आंसर हमारा सामने हमारे आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी दूरी का बात करता है, ट्रेन की लंबाई का बात करता है और किसी भी पुलिया को पार करता है, दीवार को पार करता है, तो उसमें उसकी लंबाई को जोड़ दी जाती है, यानी यह डिस्टेंस में ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब पुल को, ब्रिज को हम लोग बी से लिख रहे हैं, तो बी प्लस 200, और ये भी ध्यान रखिएगा यह मीटर में दिया गया है, वो भी मीटर में है। स्पीड कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18, पीछे जो क्वेश्चन था वही चीज है, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया और समय कितना दिया हुआ है 55 सेकंड। बस हो गया। देखिए इससे यह कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो यहां बन गया 5 दूना 10 यानी बच गया 550 बन गया इधर, और 200 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 350 मीटर ब्रिज की लंबाई। आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 350 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं, उधार दी गई कुल राशि बताइए। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, 2 बराबर राशि है, इस पर भी गौर करने वाली बात है। तो वो राशि हमको पता नहीं, तो मान लिए पी। हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा में 100 होता है, प्लस फिर से हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर अब बट्टा हो जाएगा हमारे पास 100। इन दोनों का योग जो है कितना है 960 रुपया है। ये पहला तरीका हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहां पर, यहां हो जाएगा 20 और यहां हमारे पास कितना हो जा रहा है 28, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 पी अब बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 100 बराबर हो जाएगा 960। देखिए इससे यह कट रहा है, इससे कितना बार में कट रहा है 2 बार में कट रहा है, यानी पी का मान हमारे पास कितना आ गया 2000 रुपया। आंसर हो गया। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, कह रहे कि उधार दी गई कुल राशि हमसे पूछ रहा है। कुल राशि की अगर बात करें तो 2 बराबर राशि न दी गई है, 2 बार पी होगा यानी 4000 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 2000 ही जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका की बात करें तो देखिए 7 चौका 28 और 4 पच्चे 20, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 48% हो जाएगा। 48% का मान हमको दिया हुआ है 960 रुपया, तो 1% का मान कितना होगा 20 रुपया, तो 100% का मान कितना आएगा 100% का मान आ जाएगा 2000 रुपया। इसमें भी एक ही का बात हो रहा है, 2 बराबर राशि में एक राशि का बात हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में यही दिया गया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो कुल का अगर बात किया जाएगा उधार दी गई राशि तो 4000 न दिया गया है,
2001 को दिया गया है, फिर 2001 को दिया गया है, तो 4000 होता, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। सिर्फ पूछना चाह रहा है कि एक राशि जो है उसमें उधार दी गई राशि क्या है, तो वो 2000 रुपया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 800 रुपया हमारा पी है और ए अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमारा हो जा रहा है 882 रुपया, तो हमको CI कितना प्राप्त हो रहा है, 82 रुपया। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। पहला तरीका ये कहता है कि थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये पता चल जाएगा। यानी कि यह 2 साल में कितना हो रहा है, 82 रुपया हो रहा है, और वही हमको ज्ञात करना है। यानी आप बताइए 5% का रेट है प्रति वर्ष और 800 रुपया हमारा मूलधन है, तो 8×5 = 40। यानी कि पहले साल का जो ब्याज है वो 40 रुपया हमको प्राप्त हुआ है, और फिर 800 का अगले साल हमको 40 रुपया प्राप्त होगा। इसका भी हमको 40 का भी 5% हमको ब्याज और चाहिए। यानी कि ब्याज का ब्याज ही तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, तो 2 रुपया और बढ़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, 42 रुपया। दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, 82 रुपया। यानी 1 साल और 1 साल, 2 साल आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है 2 साल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो दूसरे तरीका की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और तरीका भी है, हम एक और तरीका की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें एक और तरीका यह है कि हमको ब्याज मिला कितना है, 82 रुपया। तो मूलधन के 1% से इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, फिर जाएगा 0, उसके बाद जाएगा दशमलव, 8 दूना 16, 8×5 = 40। यानी कि जो ब्याज हमको प्राप्त हुआ है वो मूलधन का कितना है, 10.25% है। तो 5% के रेट पर ऐसा तब प्राप्त होता है, जब आगे पढ़िएगा तो एक फार्मूला होता है A+B, या कह सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार यूज करने पर ये रेट प्राप्त हो रहा है। यानी दोनों का मान जो 5 ही है, 5 + 5 + 5 × 5/100 करने पर 10.25% प्राप्त हो रहा है। यानी कि 2 बार इसका यूज करने पर हो रहा है ऐसा। तो यहां पर भी हम जान सकते हैं कि यह 2 साल। यह देख के जब चीजों को आप समझिएगा तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। दूसरा तरीका हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए फार्मूला होता है हम लोगों का कि अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर N हो जाता है, या T हो जाता है, टाइम। अब यहां पर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 882 बराबर, यहां पर दिया हुआ है P हमारा 800, 1 प्लस रेट भी दिया हुआ है हमको। अब इसके माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसको गुना में है तो इधर भाग में भेज दीजिए। कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 441, अब बट्टा हो जाएगा हमारे पास 400 बराबर, यहां ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 100। यानी कि हो जाएगा, या काट रहा है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 और 1 यहां आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21/20, इसका पावर N हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उसी पावर में लेके जाएंगे। तो 441 जो है 21 का होता है, 21/20 का पावर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि स्क्वायर करेंगे तो वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे, और 21/20 का पावर N हो जाएगा, या T भी कह सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि जब बेस समान हो तो पावर भी समान होता है, यानी N बराबर 2 वर्ष। अब जो तरीका आपको समझ में आता होगा, ये जो तरीका हम ऊपर 2 बताए हैं ना, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और ये डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला का ये आंसर आपके सामने होगा। ये और इस तरीके से जब समझिएगा तो क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, जो यह एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दिया हुआ है निर्देश, डायरेक्शन यहां दिया हुआ है। प्रश्न 24 और 25 के लिए कहता है कि निम्नलिखित ग्राफ में 5 व्यक्तियों की जनवरी माह में आय एवं व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तरों को इंगित कीजिए। देखिए जो काला वाला जो है ना, ये आय है, और जो इस कलर से लिखा गया है, ब्लू से लिखा गया है, यह व्यय को दर्शा रहा है। बस यही चीज हमारे सामने है।
और क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है कि 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यानी पांचों की आय को जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहां पर यह अंकित किया गया है, कह रहा है कि यह 1000 में दिया गया है और इधर व्यक्तियों की संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 व्यक्ति है। यह आय को दर्शा रहा है और यह व्यय को यानी खर्च को दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे इस मान को 5, फिर उसके बाद में लिखेंगे प्लस 7.25 प्लस फिर लिखेंगे 5.5 प्लस फिर लिखेंगे 8.75 फिर लिखेंगे प्लस 4.25। 1 2 3 4 पांचों व्यक्ति हो गया और भाग देंगे कितना से, 5 से, और गुना कर देंगे कितना से, 1000 से, क्योंकि यहां बताया गया कि आय 1000 में है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए इधर का 75 और ये मिला के हो जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। यानी कि 1 और 4 5 और 8 13 13 13 और 10 23 13 और 10 सीधा जोड़ेंगे तो 23 23 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 30 ये हो जाएगा 30.75 और भाग जाएगा 5 गुना हो जाएगा 1000, ऐसे बनेगा। अब इसको कैलकुलेट कर देना है हम लोग को। तो इसको जब हटाएंगे तो यहां से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको भी काटिए दीजिए, इसी से कट जाएगा तो 2 बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0 तो हासिल 1, 14 1 15 और 1 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि उन लोगों का औसत जो आय है 6150 रुपया है और जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। यानी कि आय रेंज का मतलब होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम। उच्चतम माइनस, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन आय कर रहा है, तो ये चौथा व्यक्ति आय कर रहा है सबसे ज्यादा। तो आय रेंज लिख देते हैं, आय रेंज बराबर होगा अधिकतम आय माइनस न्यूनतम आय। तो सबसे अधिक आय कौन कर रहा है, ये वाला चौथा आदमी, यानी कि 8.75 माइनस सबसे कम आय किसकी है, तो ये है 4.25 वाला है। तो पहले इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो बनेगा 0, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहां आएगा 0.8 में से 4 जाएगा तो यहां जाएगा 4 और इसको गुना कितना से कर देंगे 1000 से, क्योंकि रुपया में इसको बदल दिए। तो ध्यान दीजिए, जब ये खत्म होगा तो यहां से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी बच रहा है 4500 रुपया। और जिस ऑप्शन में 4500 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा आय रेंज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।